हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पोटेंशियल। यहाँ इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें अगर आपको पोटेंशियल दिया जाए, राइट। दैट मीन्स हियर यू विल नो द पोटेंशियल, यू विल बी हैविंग द पोटेंशियल, योर टास्क इज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना होगा और पोटेंशियल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमें पता है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, राइट, ई डॉट डी एस। दिस इक्वेशन वी नो, राइट। ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखिए, ये क्या है, पोटेंशियल एट अ फाइनल पॉइंट, ये क्या है, पोटेंशियल एट अ इनिशियल पॉइंट, राइट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, और ये डीएस क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो अभी तक देखो हम करते क्या आए हैं कि हमको ई दिया जाता था, डीएस भी दिया जाता था, हम लोग ये निकालते थे, डेल्टा वी निकालते थे। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमको ये दिया जाएगा, दिस विल बी नोन, ये हमको पता होगा, वी पता होगा, ई निकालना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, मतलब कुछ है इस तरह से। ये एक सरफेस है, ये एक दूसरा सरफेस है, ये तीसरा सरफेस है, ये चौथा सरफेस है। ये चारों, दीज आर द, सपोज दिस 1 2 3 4, these are the equipotential, these are the equipotential surfaces, these are the equipotential surfaces, okay. And suppose here we have our charge here somewhere, suppose here our positive charge, its magnitude is suppose q naught। हम एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको मूव करवा रहे हैं ऐसे, सपोज यस, ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ऐसे मूव करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में, राइट, ऐसे स्ट्रेट मूव करवा रहे हैं, राइट, है ना। अब देखो होता क्या है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular, electric field is always perpendicular to the equipotential surface, to the equipotential surfaces। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए ये जो दो सरफेसेस हैं, ठीक है, ये सेकंड वाला सरफेस और ये थर्ड, ये चार्ज को मान लीजिए आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं, और यहां से यहां का ये जो है डिस्टेंस, ये मान लीजिए ds है, ठीक है, यहां से यहां तक का। और इसको फिर वेक्टर के फॉर्म में लिख दो, तो क्या लिखो, देखिए ds बार, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ds बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया उस डायरेक्शन में। अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो इस पॉइंट को परपेंडिकुलर होगी, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, याद रखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या है, परपेंडिकुलर है, देखिए 90 डिग्री, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, इट इज गोइंग लाइक दिस, राइट, इट इज गोइंग लाइक this, so there is some angle between displacement vector and the electric field। suppose ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है, सपोज थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। so we already know कि जो होता है v का फॉर्मूला, राइट, बेसिक फॉर्मूला जो है, v का बेसिक फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू, मतलब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है,
राइट। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q इंटू क्यू नॉट इंटू वी हो जाएगा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Q नॉट इंटू वी। रिमेंबर ये Q नॉट क्या है, Q नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्क डन का फॉर्मूला, दिस इज द वर्क डन का फॉर्मूला, है ना। दिस W इज व्हाट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, this Q naught is magnitude of test charge, okay, and this V is potential difference, this V is potential difference, this V is potential difference. This W is work done by electric field, Q naught is the magnitude of test charge and V is the potential difference. So agar if I apply this formula here, in this case, what I will get, see, I will get W is equal to minus Q naught. Suppose ये दोनों जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, मान लो dV है, कितना है, मान लो dV। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, W is equal to minus Q naught dV, where dV is the potential, where dV is the potential difference, where dV is the potential difference between adjacent equipotential surfaces, राइट। डीवी क्या है, देखो यहां पे जो वी था ना, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये जो दो सरफेस है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डीवी है, ठीक है। डीवी मतलब कैसा है कि अगर ये मान लीजिए जो तीसरा जो सरफेस है इसका पोटेंशियल मान लीजिए 40 है, और ये जो दूसरा है इसका पोटेंशियल मान लीजिए 50 है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट का हो गया। अगर इसका 50 वोल्ट है, इसका 40 वोल्ट है, तो डीवी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 वोल्ट, राइट। सो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू डीवी, राइट। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू डीवी। बट वी ऑल्सो नो दैट, but we also know that work done by electric field is given by वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, राइट ना। इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई, तो Q नॉट ई डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हो गया। सिंस F इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q नॉट इंटू ई, राइट, ये आपको पता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, एक्सपांड करें, तो क्या हो जाएगा, Q नॉट ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, दिस इज वर्क डन, राइट। दिस इज द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो दिस इज अवर नेक्स्ट इक्वेशन। सो ये अगला इक्वेशन हो गया। ऑलरेडी हमने वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ये तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। सो वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू डीवी। सो दिस टू इक्वेशंस आर नथिंग बट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। सो ये दोनों इक्वेशंस को वी विल कंपेयर, राइट। अगर दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, Q नॉट ई डी एस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू डी वी। क्यू नॉट गया, राइट। सो क्या हो जाएगा, ई
cos of theta is equal to E cos of theta is equal to माइनस dv by ds। ये इक्वेशन आ गया। तो मैं थोड़ी बड़ी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये आपकी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, राइट। ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 3, ये सरफेस नंबर 4, ठीक है। ये आपका जो टेस्ट चार्ज है, दिस इज योर टेस्ट चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू नॉट, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये दो इक्विपोटेंशियल एडजेसेंट सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डी वी। और ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डी एस। वेक्टर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, डी एस बार। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो किसी भी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये हो गया ऐसे, राइट। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज 90 डिग्री ऑफ एंगल, राइट। ऐसे हो गया ये, है ना। नाउ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ds is theta, right? So what you can do, you can either resolve E in two components. So you will get what? You will get one component like this. This component will be E cos theta, and one component like this. This component would be E sin theta, right? So I have resolved E into two components. In one component E cos theta, another component E sin theta. So here we have arrived at this equation. So again I am writing this equation, E cos theta is equal to minus dv by ds. Remember dv is the what? Potential difference. So dv is what? Potential difference between these surface number 2 and surface 3. ds is the displacement. Okay, so what I can write ki E cos theta here this equation, E cos theta is the component, E cos theta is the component of electric field vector along the direction of displacement vector. देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वो कंपोनेंट कंसीडर किया है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है ना। तो ई कॉस थीटा वही तो है ना। देखिए ई कॉस थीटा क्या है, ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ई कॉस थीटा को मैं लिख देता हूं ई अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ऐसे ई अलोंग एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ई अलोंग एस। तो ये हो गया ई अलोंग एस माइनस डीवी बाय डी एस। समझ में आई बात। ई कॉस थीटा बेसिकली था क्या, ई कॉस थीटा क्या था, ई कॉस थीटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपोनेंट था जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, जो कहां है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। तो आपके लिए ये इक्वेशन बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, राइट। ई एस इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी एस। रिमेंबर कि जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही होना चाहिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एक्स के फॉर्म में लिखें कि मान लीजिए ये ऐसा है, तो ये जो इक्वेशन था हमारा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डो v बाय डो x भी बोलते हैं। ई वाई कैसे निकालोगे, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय
डू वाई। EZ कैसे निकालोगे? माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V डिवाइडेड बाय डो Z। ये डेरिवेटिव है, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव तब यूज करते हैं जब वेरिएबल ज्यादा होते हैं, राइट, एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, और तब हम ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है कि जब आपको एक वेरिएबल को यूज करना है और बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना है, उस टाइम पे पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, कि ये जो वेक्टर है आपका, द कॉम्पोनेंट of electric field in any direction, the component of electric field in any direction is negative of rate at which the potential changes in that direction. ठीक है, कि देखिए जैसे EX था ना, तो ये क्या था? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन। EY था ना, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन। EZ था ना, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन इज नेगेटिव ऑफ रेट एट विच पोटेंशियल चेंजेस इन दैट डायरेक्शन। ये dV बाई dx क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अलोंग एक्स डायरेक्शन। dV बाई dy क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अलोंग वाई डायरेक्शन। dV बाई dz क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अलोंग जेड डायरेक्शन। तो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाए किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की। क्योंकि देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो दो बॉडीज के फोर्सेस की इंटरैक्शन की वजह से ही जनरेट होती है। रिमेंबर, चाहे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ले लो, ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वो जनरेट तभी होती है दो बॉडीज के फोर्सेस के इंटरैक्शन के कारण। ओके, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पे है आपका प्रोटॉन, और एक पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पे प्रोटॉन, ये, और ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लीजिए Q1 है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लीजिए Q2 है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। सो इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि इज देयर एनी पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ये दो चार्जेस है ना, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो इनके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? किस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, पहले वो निकालेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी उन फोर्सेस के साथ होती है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। याद है आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हमने डिस्कस किए थे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करता है, ध्यान से सुनना, जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम के ऊपर वर्क डन करता है तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। सो इफ एनी कंजर्वेटिव फोर्स परफॉर्म्स अ वर्क डन on the system, that amount of work done is nothing but the potential energy which will be stored in the system. तो simply अगर आप वो work done निकाल लो, if you calculate the work done which is done by the conservative force, तो आपको potential energy directly मिल जाएगी, है ना। so चलिए शुरू करते हैं। अब क्या करते हैं पहले इसमें, हाँ, ये जो चार्ज है इस पॉइंट पे, ये जो चार्ज है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ए,
और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट बी। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं स्पेसेस में। तो यहां पे मैं दूसरी डायग्राम एक बनाता हूं। सपोज ये पॉइंट ए है और सपोज ये पॉइंट बी है। फिलहाल यहां पे चार्जेस नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, एक चार्ज को लेके आता हूं। पहले चलो मैं बी को लेके आता हूं। कहीं से मैं बी को लेके आया, तो बी को मैं ये लेके आया, यहां पे लेके आके रख दिया मैंने। सो मेरा क्वेश्चन होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन in order to bring charge Q2 from Q2 to point B। कितना वर्क डन किया? आंसर है 0। कोई वर्क डन नहीं किया आपने चार्ज को Q2 को पॉइंट बी पे लाने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स था ही नहीं। देखिए, वर्क डन तभी होता है जब आप किसी रेजिस्टिव फोर्स को टैकल करके आप वर्क डन कर रहे हो, तभी वर्क डन होता है ना। अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स ही नहीं लग रहा है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। याद रखना, जब आप किसी रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करते हो ना, तभी वर्क डन होता है। तो जब आप इस चार्ज को ला रहे थे कहीं इन्फिनिटी वगैरह से, इस चार्ज को Q2 को जब आप इन्फिनिटी से ला रहे थे पॉइंट बी पे, तो इस लाते वक्त आप पे कोई रेजिस्टिव फोर्स ही नहीं लगा, तो वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। वर्क डन क्या हो गया? 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है? Q1 को लाना है। अब आपको क्या करना है? Q1 को लाके इस पॉइंट ए पे रखना है। तो मान लीजिए यहां कहीं इन्फिनिटी है, तो जब आप Q1 को लाएंगे रास्ते में ऐसे 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 यहां पे, है ना, Q1, तो मान लीजिए Q1 इन्फिनिटी पे था, तो Q1 को आप पकड़ के लेके आ रहे हो, ये फोर्स आप लगा रहे हो, F अप्लाइड, ये फोर्स आप लगा रहे हो Q1 पे। ठीक है, आप लगा रहे हो, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपल करना चाहेगा ना, तो उस डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। उस डायरेक्शन में क्या होगा? एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, F रिपल्सिव, है ना। आप ऐसे इस चार्ज को पकड़ के यहां से ऐसे 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 लेके आ रहे हो, बट उसको रिपल्सिव फोर्स भी तो लग रहा है ना, ये रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो फोर्स है, अब यहां पे आपको वर्क डन करना पड़ेगा। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, तभी ये चार्ज यहां से आएगा। तो थोड़ी देर बाद जब आप इसको पकड़ के धीरे 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 यहां तक पहुंच जाओगे, यहां तक ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था? Q1। तो Q1 को आप पकड़ के यहां से यहां तक लेके आ गए, ये हो गया चार्ज आपका Q1 यहां पे। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन था, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है ना। सो अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू bring the charge Q1 from infinity to point A, क्या ये 0 होगा? क्या नहीं, 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, यहां पे एक फोर्स लग रहा था जो अपोज कर रहा था। तो वो कैसे निकालेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? याद है आपको? वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? -W/Q। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? V = -W/Q, है ना। तो यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा सिंपली -Q, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको मैं डेल्टा V लिखता हूं। ठीक है, ये एक्चुअली जो V है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको डेल्टा V लिखता हूं। तो वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन हो गया -Q। हाँ, अब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था? Q1 था। इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था? Q1। तो यहां पे मैं Q1 लिख देता हूं, Q1। तो ये भी आ गया Q1 इंटू डेल्टा V। तो कितना वर्क डन किया आपने? W = -Q1 इंटू डेल्टा V। तो ये आया, दिस इज अ वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन है?
सेकंड वाले चार्ज को लाने के लिए। पहले वाले चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन लगा था? पहले वाले चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन लगा था? कुछ लगा ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे उसको कोई अपोज ही नहीं कर रहा था। तो ये जो चार्ज है ये सेकंड वाले चार्ज के लिए वर्क डन कितना लगा? -q1। और इसको क्या लिखते हैं? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिख सकते हैं। सो W2 इज इक्वल टू -q1। फाइनल पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट व्हाट? पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए ना, क्योंकि आप इन्फिनिटी से ए पे लेके आए ना इस चार्ज को। इन्फिनिटी से कहां लेके आए? ए पे। तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट ए माइनस इनिशियल कहां था? वो चार्ज इन्फिनिटी पे था, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। आपको पता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है, राइट। सो ये W2 इज इक्वल टू क्या हो गया? -q1, और ये क्या हो गया? VA, राइट। ऐसा हो गया कि पोटेंशियल एट ए, ये तो 0 हो गया। अब आपको पता है ए के पास, ए ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, यहां से यहां का दूरी कितना है? r है। डिस्टेंस कितना है? r है। यहां से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है? छोटा r। तो पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल था? ऑलरेडी पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल था वो चार्ज बी की वजह से था। तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना था वो हम निकाल सकते हैं, k इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r, है ना। पॉइंट ए पे पोटेंशियल था कितना? पोटेंशियल किसकी वजह से था? पॉइंट ए पे इस चार्ज की वजह से था। और कितना था? k Q2 इंटू r डिवाइड बाय r था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू -q1, और ये VA की वैल्यू क्या लिख देंगे? k Q2 अपॉन r। तो ये हो गया k Q2 अपॉन r, ठीक है। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू -k Q1 Q2 अपॉन r। ऐसे हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। W इज इक्वल टू -k Q1 Q2 बाय r। तो ये जो आया है, राइट, दिस W2, राइट। W2 क्या है? दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, या फिर फील्ड्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। देखो ये कैस क्यों है ऐसा? देखिए यहां पे ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्यों। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स तो उधर लग रहा था ना, उधर उस साइड। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा था? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था उस साइड, ये जो F रिपल्सिव है, F रिपल्सिव है ना, जो ये कौन सी साइड लग रहा है? F रिपल्सिव उस साइड लग रहा है, क्योंकि वो Q1 को उस साइड ढकेल रहा है। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट आपका इस साइड, आप चार्ज को इस साइड लेके आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? इस साइड। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसलिए ये नेगेटिव वर्क डन आया है। इसलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आया है? नेगेटिव आया है। और यहाँ पे क्या आया है? -k Q1 Q2 बाय r। अब आपको याद होगा, आपको ये फॉर्मूला कि W इज इक्वल टू जो होता है ना, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्सेस। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है, राइट। दिस रिलेशन इज फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्सेस। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है, जो कि हमको नहीं पता। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी सिस्टम की? 0 थी। इनिशियली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0 थी, क्योंकि जब चार्जेस इन्फिनिटी पे था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0। तो यू इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ W। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस, और ये W का फॉर्मूला हमने यही निकाल लिया, तो ये गया k Q1 Q2 बाय r। सो पोटेंशियल एनर्जी जो आपके दो चार्जेस की वजह से है वो कितनी हो गई? k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द टू चार्ज सिस्टम। मतलब ये जो चार्जेस है ना, ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? U इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकाला हमने? याद रखना, पहले हमने वर्क डन निकाला। क्या निकाला हमने? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, और उसको उठा के इस फॉर्मूले में डाल दिया। ये फॉर्मूला देखो आपने पहले भी वर्क एनर्जी थ्योरम टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशन में पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला आप भूलना मत। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला फील्ड फोर्सेस के लिए है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय दैट फील्ड फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव कर लिया। बट इसमें सिर्फ दो चार्जेस थे ना,
सिर्फ इसमें कितने चार्जेस है? 2। अगर 2 से ज्यादा चार्जेस हों तो क्या करें? तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया अभी थोड़ी देर पहले, U इज इक्वल टू, यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, इज इक्वल टू क्या है? K Q1 Q2 बाय R, राइट है ना? तो देखिए अगर Q1 Q2 की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 have same sign, then अगर Q1 Q2 का प्लस प्लस साइन है तो U प्लस ही आएगा, और Q1 Q2 का माइनस माइनस साइन है तभी भी U क्या आएगा? प्लस। तो U तब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 have opposite sign कि एक का प्लस हो एक का माइनस हो, देन U की वैल्यू क्या आएगी? देन U कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। देन U कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, राइट? तो ये तो 2 चार्जेस की बात हुई। अब मान लीजिए ऐसे 3-4 चार्जेस हैं। चलो 3 चार्जेस के बारे में देखते हैं कैसे होगा। तो 3 चार्जेस के लिए देखिए, मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है Q1, मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है Q2, मान लीजिए एक यहां पे चार्ज है Q3। तो इन तीनों चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का तरीका वही है कि ये इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए कितना वर्क डन लगा, जितना वर्क डन लगा होगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। सिंपल। इस 3 चार्ज के सिस्टम को बनाने के लिए मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये इसको R13 बोल देते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको R23 बोल देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको R12 बोल सकते हैं। तो दिस 3 चार्ज configuration, ये 3 चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए जितना वर्क डन आपने किया है वही वर्क डन होगा इस तीनों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा। एक अभी मैं एक लाइन लिखता हूं, वो लाइन काफी इंपॉर्टेंट है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि द total potential energy of a system of particles, total potential energy of a system of particles is sum of potential energies of every pair of particles in the system, ठीक है। जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, ये वर्ड्स ध्यान रखिए। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एवरी पेयर। पेयर में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 2। तो देखिए ये 3 पार्टिकल्स है ना, तो ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं? इसका 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 इसका, कितने पेयर्स बनेंगे? यहां पे 3 पेयर्स बनेंगे, राइट? तो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे यू नेट इज इक्वल टू, यू नेट मतलब यू टोटल। सो के, पहले इन दोनों का पेयर बनाते हैं, के Q1, पहले इन दोनों का बनाते हैं Q1 Q2 अपॉन R12, तो ये दोनों का पेयर बन गया। प्लस अब ये दोनों का बनाते हैं, के Q1 Q3 अपॉन R13, ये भी बन गया। अब बचा कौन सा? ये दोनों का पेयर बचा है, ये दोनों का पेयर अभी तक नहीं हुआ तो उसको भी बना दीजिए। तो हो जाएगा के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 3 चार्ज सिस्टम। समझ रहे हैं? मतलब आपके कॉन्फ़िगरेशन में जितने चार्जेस हैं उनकी पेयरिंग्स बनाइए, हर 2 चार्ज के बीच
जो पेयर बनाइए और उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है सबको ऐड कर दीजिए। हाँ, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे Q1 Q2 है तो दोबारा Q1 Q2 या Q2 Q1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए अगर चार चार्जेस होते तो ऐसे होता तो कि ये एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2, एक चार्ज मान लीजिए यहाँ पे है Q3, एक चार्ज यहाँ पे है Q4, राइट। तो ये हो जाता R12, ये हो जाता R24, ये हो जाता R13 और ये हो जाएगा R34, ओके। उसके बाद हाँ ऐसे भी होगा, ये हो जाता R14 और ये हो जाता R23, राइट, ऐसे। तो अब देखिए अगर पेयरिंग्स बनानी होती तो यूनिट इज इक्वल टू में क्या लिखता, पहले 1-2 का बनाता K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस फिर 1-3 का बनाता K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, फिर इसका बनाता तो होता K Q1 Q4 डिवाइड बाय R14। तो देखिए 1 से सभी की पेयरिंग बन गई, 1 की पेयरिंग 2 से हो गई, 1 की पेयरिंग 3 से हो गई, 1 की पेयरिंग 4 से हो गई। अब 1 से खुद से तो बना नहीं सकता। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाले चार्ज की पेयरिंग 1 से तो बन चुकी है ऑलरेडी, तो इससे 3 से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा K Q2 Q3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R23, तो 3 से बन गई। अब चौथे वाले से बनाते हैं तो हो जाएगा प्लस K Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24, तो 2 की पेयरिंग भी सबसे हो चुकी है। अब 3 की पेयरिंग देखते हैं। 3 की पेयरिंग देखिए 1 से हो चुकी है, 3 की पेयरिंग देखिए 1 से हो चुकी है, 3 की पेयरिंग 2 से भी हो चुकी है, हाँ बट 3 की पेयरिंग अभी तक 4 से नहीं हुई है, तो फिर K Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34, ठीक है। तो अब 3 की पेयरिंग भी हो गई 4 से, राइट, और 4 की पेयरिंग तो सभी से हो ही चुकी है। 4 की देखो 3 से हो गई, 4 की 1 से हो गई, राइट, 4 की 2 से हो गई, है ना। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। इसमें देखिए सारे पेयर्स आ चुके हैं, है ना, सारे पेयर्स क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं, सारे पेयर्स हमने कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है। सिंपली आप देखिए कि इसमें देखिए कितने लाइंस कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे चार्जेस से। ये 1 लाइन, 2 लाइन, तीसरी, चौथी, ये 5वीं और ये 6वीं, तो 6, तो ऐसे 6 पेयर्स बने, 1 2 3 4 5 6, ओके। सो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। अब इसमें से नेगेटिव भी कुछ हो सकता था, तो जो नेगेटिव होगा उसकी जगह नेगेटिव वैल्यू डालनी है। अगर मान लीजिए Q1 नेगेटिव होता तो यहाँ पे -Q1 आ जाता, बस।